तुर्कमेनिस्तान की सरकार दुनिया से एक बड़ा सच छुपा रही है। यह है अशगाबाद, दुनिया का सबसे सुंदर शहर जो असल में एक बड़ा भ्रम है। तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा छलावा है। अशगाबाद दुनिया का वाइटेस्ट शहर है जो ऑलमोस्ट एक पिक्चर परफेक्ट पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। अनबिलीवेबली सिमेट्रिकल एंड ब्यूटीफुल। So I'm walking around the middle of downtown Ashgabat, a perfectly constructed capital city called Ashgabat that's completely decorated in the whitest marble you've ever seen. It feels like Disneyland in a desert. मगर यहाँ पर कदम रखते ही आपको एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होगी, जैसे आप पर कोई नजर रखे हुए है, मानो जैसी आपकी जान खतरे में है। The guy is just literally staring out the window at us. Really? Yeah. Si on essaye de pas trop parler à l'hôtel parce qu'on sait qu'on est plus ou moins écouté. I would say it's probably one of the worst places to live in the world. Even if your face is hidden, it's so dangerous for you and your relative that you cannot speak. चारों तरफ मार्बल से चमकते हुए सफेद बिल्डिंग्स, गाड़ियों तक सफेद। इस शहर को अपनी खूबसूरती के लिए कई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिले। दुनिया का सबसे बड़ा जायंट व्हील, लार्जेस्ट फाउंटेन, लार्जेस्ट ग्लोब, लार्जेस्ट स्टार रूफ। So much marble was used in Ashgabat that it was awarded a Guinness World Record. मगर इस शहर की सबसे क्रीपी बात यह है कि यहाँ पर आपको भरी दोपहर में ढूंढने पर भी कोई रहवासी नहीं दिखेगा, जैसे शहर को लोग छोड़कर भाग गए हैं। सड़कों पे रेसिडेंट से ज्यादा तो यहाँ पर स्वीपर्स दिख जाते हैं। I cannot wrap my head around what is real or not, and it blows my mind how the government spends dozens of billions of US dollars to make these white marble buildings behind me that are completely empty. There are not any other people around. Look at this. That's our car right there that we came in. No one on the streets. No one around the monument. यहाँ पर पूरा सन्नाटा रहता है, जैसे ये शहर जीने के लिए नहीं सिर्फ दिखाने के लिए बनाया हो। यहाँ पर 8 लेन के हाईवेज तो है, मगर उन पर चलने के लिए गाड़ियां नहीं। बिगेस्ट स्टेडियम है मगर ऑडियंस नहीं। लार्जेस्ट वाटर फाउंटेन है मगर लोगों के घरों में पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। Yiyecekler yok yani, düşünün insanların işsiz kaldılar. Orada adam gitti için heykeline altın varaklı heykel açtı. Biz burada kırılıyoruz Türkmenler. मगर ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी सच है जो तुर्कमेनिस्तान की सरकार दुनिया से छुपा रही है? और क्या वाकई में कोई सच इतना भयानक हो सकता है कि उसे छुपाने के लिए एक पूरा का पूरा नकली शहर खड़ा करना पड़े? वेल, 1944 में यह हो चुका है। थेरेसियनस्तात, चेकोस्लोवाकिया, ज्यूस पर्सिक्यूशन और हॉलोकॉस्ट की खबरें स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जैसे न्यूट्रल देशों तक पहुंच रही थी और जर्मन नाजीज को जल्द ही अपने इमेज को व्हाइट वॉश करना था। इसीलिए 23 जून 1944 के दिन इतिहास के एक सबसे बड़े इल्यूजन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कोड नेम स्तातवर्शोनिरुंग। इस ऑपरेशन में थेरेसियनस्तात नाम का एक पूरा फेक शहर खड़ा करके रेड क्रॉस इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया, जहां पर पहुंचकर उन्होंने ये देखा यहां पर क्लीन स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, कॉफी हाउसेस में हंसते मुस्कुराते ज्यूइश परिवार और किंडरगार्टन में खिलखिलाते हुए ज्यूइश बच्चे। रिपोर्ट में लिखा गया, एवरीथिंग सीम्स टू बी एक्सेप्टेबल इन थेरेसियनस्तात, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक क्रिएटेड भ्रम था। पूरा शहर एक सेट और खिलखिलाते ज्यूइश परिवार, अनपेड एक्टर्स जिन्हें नाटक के कुछ दिन पहले ही डरा धमकाकर एक्टिंग सिखाई गई थी। यस, उन्हें लिटरली सिखाया गया था कि ऑफिशियल्स के सामने उन्हें कहना क्या है। वी फील सेफ हियर, वी हैव कल्चरल फ्रीडम। इसी दौरान जर्मन्स ने एक प्रोपोगेंडा फिल्म द फ्यूरर गिव्स द ज्यूज अ सिटी भी शूट किया। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि कैमरा बंद होते ही एक्टिंग कर रहे सभी ज्यूइश परिवार और मासूम बच्चों को ऑशविट्ज के कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजकर अगले ही दिन मार डाला गया। क्योंकि थेरेसियनस्तात एक शहर नहीं, एक मंच था जिसे बस दुनिया को दिखाने के लिए सजाया गया था, और जैसे ही मकसद पूरा हुआ उसे तबाह कर दिया गया। मगर आज 80 साल बाद अशगाबाद में भी ऐसे ही कुछ इसके अंश दिख रहे हैं। और जब भी कोई इंसान कैमरा उठाकर इस सुंदर शहर के पीछे का सच देखने की कोशिश करता है, तब थेरेसियनस्तात का ही इतिहास तुर्कमेनिस्तान में भी दोहराया जा रहा है। 14 सितंबर 2006
ओगुल सपर मुरादोवा नाम की एक 58 साल की औरत की लाश उसके परिवार को सौंपी गई। कारण बताया गया नेचुरल कॉजेस। मगर मुर्दा घर में बैठे उसके 2 बेटे और भाई खाजी जब ओगुल सपर की लाश को गौर से देखते हैं तो उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई देता है। उसके गर्दन पर गला घोटने के 2 नीले निशान थे और सर पर एक गहरा घाव, जैसे किसी ने पीछे से वार किया हो। परिवार ने पूछताछ की मगर उन्हें वहां से रफा दफा करके इस पूरे हादसे को रातों रात गायब कर दिया गया। वजह क्योंकि ओगुल सपर के पास तुर्कमेनिस्तान के शहरों के लोगों के, वहां के एलीट लीडर्स के कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स थे जो सरकार किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहती थी। मगर ओगुल सपर कोई इकलौती इंसान नहीं है जिसे रातों रात गायब कर दिया गया हो। बोरिस शिखमुरादोव, तुर्कमेनिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, एक वक्त में प्रेसिडेंट के सबसे भरोसेमंद आदमी, एक इनसाइडर, मगर 25 नवंबर 2002 के बाद वो अचानक से गायब हो गए। किसी को कुछ खबर नहीं। कई दिन बीत गए और फिर 29 दिसंबर को तुर्कमेनिस्तान के घर घर में एक वीडियो ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें बोरिस खुद स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं, मैं एक मामूली क्रिमिनल और ड्रग एडिक्ट हूं जिसकी तुर्कमेनिस्तान के रॉयल लीडर सापर मुराद नियाज़ोव के विरोध करने की कोई हैसियत नहीं है। मैं समाज का एक ऐसा कीड़ा हूं जो सिर्फ अपने देश को बर्बाद कर सकता है। Борис Шахмурадов говорит, что все заговорщики законченные наркоманы. नीडलेस टू से ये पूरी स्पीच स्क्रिप्टेड थी, मगर इस वीडियो में बोरिस भी काफी अननेचुरल दिखाई दे रहे थे। चेहरे पे टॉर्चर के निशान और डिस्ट्रैक्टेड से, सेमी कॉन्शियस, बेहोश, जैसे वो किसी माइंड ऑल्टरिंग ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो। इस हादसे के बाद आज 23 इयर्स हो गए मगर बोरिस अब तक गुमशुदा है। कोई नहीं जानता वो कैसे हैं, कहां है, जिंदा भी है या फिर नहीं। कैसा लगेगा अगर एक सन की वैज्ञानिक एक विशाल कमरे के अंदर 6 लाख लोगों को कैद करके उनका इतिहास मिटा के और 30 सालों तक उनके वास्तविकता को दोबारा से लिखे। उस समाज की आने वाली नस्ल आखिर कैसी होगी जो सिर्फ एक भ्रम में जी रही है। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसे करने की इजाजत किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मिली। मगर अफसोस, ये आज तुर्कमेनिस्तान की वास्तविकता है। सिर्फ यहां पर एक सन की वैज्ञानिक के जगह पर एक क्रूर तानाशाह है जो तुर्कमेनिस्तान के छोटे बच्चों को लाशों की हड्डियां चबाने पर मजबूर करता है, जो 50 डिग्री के तपते ब्लैक सैंड रेगिस्तान के बीचों बीच एक बर्फ का महल खड़ा करता है और जिसने अपने ही देश को एक सुनहरा पिंजरा बना दिया है जहां उसकी प्रजा, तुर्कमेनिस्तान की आम जनता, आजाद होकर भी कैद है। साल 1990 15 देशों से बना सोवियत यूनियन टूटने के कगार पर था, मगर एक शख्स खामोशी से इसी पल का इंतजार कर रहा था। सपर मुराद नियाज़ोव, चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम सोवियत तुर्कमेनिस्तान, यानी यूएसएसआर के दौरान सपर मुराद नियाज़ोव तुर्कमेनिस्तान एसएसआर का सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट लीडर था। मगर तुर्कमेनिस्तान अब भी एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश नहीं था, यानी नियाज़ोव की कुर्सी पर मॉस्को का फरमान बैठता था। और फिर आया 1991 जब सोवियत यूनियन टूटा और एक नया देश जन्म लिया। पर लोकतंत्र का नहीं, यहां पर एक तंत्र का जन्म हुआ, एक आदमी के राज का। क्योंकि स्वतंत्रता ने तुर्कमेनिस्तान को एक नई आजादी तो दे दी, मगर पावर में अब भी वही लोग थे, वही प्री सोवियत पार्लियामेंट, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही मिनिस्ट्रीज जिन्होंने वोट करके वही नेता को दोबारा से चुना। बस फर्क यह था कि अब नियाज़ोव यूएसएसआर द्वारा कंट्रोल्ड चेयरमैन नहीं, तुर्कमेनबाशी बन चुका था, यानी तुर्कमेनिस्तान का सुप्रीम लीडर, जिसने अपने राज को कायम रखने के लिए सोवियत यूनियन का सबसे शक्तिशाली हथियार अपना बना लिया, केजीबी। केजीबी यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जैसे आज अमेरिका की सीआईए है और इंडिया की रॉ। केजीबी के हेडक्वार्टर्स तो मॉस्को में थे, मगर हर एक सोवियत रीजन में उनके ब्रांचेस हुआ करते थे। तुर्कमेनिस्तान में भी केजीबी का एक ब्रांच था जो मॉस्को को रिपोर्ट करता था। मगर इंडिपेंडेंस के बाद नियाज़ोव ने केजीबी का नाम बदलकर केएनबी रख दिया, कमिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगेन सिस्टम वही, ऑफिसर्स वही, टैक्टिक्स वही, फर्क सिर्फ इतना कि पहले वो मॉस्को के वफादार थे मगर अब वो नियाज़ोव के। अच्छा, ऐसे देशों में जहां पर कंस्ट्रक्शन का मतलब दिखावा, बट स्टिल ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है।
प्लानिंग, टाइमलाइंस, अकाउंटेबिलिटी, टू मच स्ट्रेस। इवन इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले ये बात जानते हैं, बट डोंट वरी, उडू का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऐप इसी साइंस को स्ट्रीमलाइन करता है। इंडस्ट्री में उडू के 12 मिलियन ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, क्योंकि उडू बनाता है आपका बिजनेस इजी। इसमें कई सारे ऐप्स अवेलेबल है, बीट फॉर सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनवॉइसिंग एटसेट्रा, जिन्हें आप भी एक ही जगह पर यूज करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। बट कमिंग बैक टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उडू आपको ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देता है विद क्यूरेटेड एप्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। जस्ट गो टू udu.com, click on the industry tab and select your industry. You can also try Udu's 15 days free trial. Udu में न्यू क्लाइंट्स की ईमेल्स ऑटोमेटिकली लीड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्लाइंट जैसे उनके ऑफिस स्पेस के रेनोवेशन के लिए कोटेशन मांग रहे हैं। चलिए यहाँ पर जल्दी से कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन टेम्पलेट से एक ऑफिस रेनोवेशन टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, जिससे सिर्फ एक क्लिक में आपकी प्री डिफाइंड सर्विसेज और मटेरियल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, सीमेंट, लेबर आर एटसेट्रा। प्रोडक्ट कैटलॉग यूज करना भी बहुत ही फास्ट है। मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज में से डोर्स में जाकर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं 3 स्लाइडिंग डोर्स, 2 डबल डोर्स और 5 सिंगल डोर्स ऐड कर रहा हूं। रिनोवेशन इंडस्ट्री में मोस्टली कोटेशंस ऐसे दिखते हैं, पर उडू से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं कोट बिल्डर का यूज करके। चलिए अपना प्री मेड हेडर, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन और फुटर ऐड करते हैं, और बस ऐसे ही हमारा अमेजिंग कोट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हम अब कोटेशन व्हाट्सएप से या क्लिक में ईमेल में भी भेज सकते हैं। एंड डन। ये कस्टमर को कुछ ऐसा दिखेगा, और जैसे ही कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को ई साइन करता है, ये ऑर्डर अपने आप कंफर्म हो जाता है। इसके बाद रिनोवेशन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हमारे रिनोवेशन प्रोजेक्ट से टॉप बार के थ्रू सारे ऑपरेशंस में नेविगेट करना इजी है। मेरे पास टास्क, मटेरियल की परचेस, सेंट्रल वेयरहाउसेस से मटेरियल की रिक्वेस्ट, डैशबोर्ड्स और बहुत कुछ है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉयज के टाइमलाइंस और इनवॉइसेस भी। पहले हम आर्किटेक्ट से मिलेंगे जिसने ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट प्लान आउट किया है, एंड एट द सेम टाइम हम इसे प्रोजेक्ट में भी अपडेट कर लेंगे, और ये वो इवन अपने मोबाइल से भी कर सकता है। मैं कस्टमाइजेबल टॉप बार में एक डॉक्यूमेंट्स बटन को ऐड करूंगा। इस तरह सारे प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स मैं सिर्फ एक क्लिक में एक्सेस कर सकता हूं। चलिए टीम के टास्क को प्लान करते हैं। सो टास्क से हम गैंट चार्ट पर जाते हैं, जो टास्क चाहिए वो चूज करते हैं, और उडू ऑटोमेटिकली उन्हें शेड्यूल कर देता है। इस व्यू को भी इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए हम टॉप बार में ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे ये जानना है कि मेरे कौन से एम्प्लॉय ने कितना टाइम इस प्रोजेक्ट पर स्पेंड किया है, तो वो यहाँ पर टाइम शीट से भी मैं देख सकता हूँ। अब चलिए हमारा परचेस ऑर्डर चेक करते हैं। हमारे रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए जो भी परचेसेस हम करने वाले हैं, वो सभी मैं यहीं से ट्रैक कर सकता हूं। अच्छा, ये देखो, जो प्लाईवुड हमने ऑर्डर किया था वो आज ही आ जाएगा। इसी तरह जब न्यू मटेरियल्स जॉब साइट पर आते हैं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर उडू के बारकोड ऐप से प्रोडक्ट्स के रिसीट इजीली वैलिडेट कर सकता है। अब जैसे मेरे साइट इंजीनियर का भी वर्किंग डे या शिफ्ट प्लान करना है, सो वो भी हम सिंपली प्लानिंग व्यू से ही बस कुछ ही क्लिक्स में कर सकते हैं, जैसे रेनोवेशन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी, टाइम शीट्स, प्लानिंग और इनवॉइसिंग सब कुछ मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड का यूज कर सकते हैं। और अब है इनवॉइसिंग की बारी, तो उसमें जितना टाइम लगे और जितना भी मटेरियल्स लगे, उसका इनवॉइस हम कस्टमर को यहीं से बेचते हैं, और बस 2 क्लिक्स में हो गया। That was it. आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस के परफेक्ट सीमलेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, जो आप उडू के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फोकस सॉल्यूशंस पर चेकआउट कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। And now let's come back to our main topic. KNB के पास तुर्कमेनिस्तान की आम जनता के फोन रिकॉर्ड्स, ट्रैवल परमिशंस, एम्प्लॉयमेंट फाइल्स का फुल एक्सेस था। मतलब प्राइवेट स्पेस का कॉन्सेप्ट अब सिस्टमैटिकली खत्म हो चुका था। स्कूल्स, मॉस्क्स, फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, हर जगह सिविलियन इन्फॉर्मेंट ग्रिड डिप्लॉय किए गए, यानी लोकल तुर्कमेनी लोगों का एक ऐसा नेटवर्क जो नियाज़ोव के लिए अपने ही लोगों पर जासूसी करते। पूरे देश में एक डर का माहौल फैल रहा था। Turkmen teenagers and children are the victims of Niyazov's paranoia and propaganda. ऐसी तक कहानियां मैंने पढ़ी है कि अगर लोगों को अपने खुद के घरों में भी बात करना होता, तो वो टीवी की आवाज को तेज करके बात करते, ताकि उनके पड़ोसी उन्हें सुन ना ले, क्योंकि घरों में पड़ोसी, ऑफिसेस में कॉलीग्स और यहाँ तक के स्कूलों में बच्चे तक जासूस बन चुके थे। मगर बात एस्केलेट हुई साल 2002 में। 27 नवंबर 2002, तुर्कमेनिस्तान में एक आम सा दिन। हर सुबह की तरह करीब 7:30 बजे प्रेसिडेंट सपार मुरात नियाज़ोव का कॉन्वॉय सिटी सेंटर से गुजरता है, मगर अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कलाशनिकोव टाइप ऑटोमेटिक राइफल, जिसकी तीव्र गोली सीधे नियाज़ोव के मर्सिडीज को चीर देती है। अब नियाज़ोव तो बच के भाग निकलता है, मगर इस हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर ही नियाज़ोव डिक्लेयर कर देता है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट की साजिश फॉर्मर मिनिस्टर्स, डिप्लोमैट्स और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने मिलकर ही की, उसकी सरकार का तख्ता पलट करवाने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को प्रूव करने के लिए एक भी सबूत रिलीज नहीं किया।
ना नियाज़ोव की कार की तस्वीरें, ना बुलेट शेल्स और ना ही कोई आई विटनेस। कोई नहीं जानता कि यह वाकई में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था भी या फिर नियाज़ोव का खुद का प्लान्ड कैंपेन। बट इसके बाद देश भर में शुरू हो गया एक सिस्टमैटिक परसिक्यूशन। हजारों लोग कैद, टीवी पर फोर्स्ड कन्फेशंस और ऑपोजिशन की हर आवाज को खामोश। During Niazov's presidency, there were several rounds of mass repression, several waves of mass arrests of well-known government figures, well-known public figures, or just people who had fallen afoul of Niazov personally or had fallen afoul of the authority. इस हादसे के बाद जो सबसे क्रूर निर्णय नियाज़ोव ने लिया वो था ओवरडान डीपे की नींव रखना। अशगाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तानों के बीच एक ऐसी जगह बनाई गई जिसका जिक्र सरकारी डॉक्यूमेंट्स में तो होता है, पर इसका वजूद आम इंसान के लिए लगभग गायब है। ओवरदान डीपे एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन जो जेल नहीं बल्कि नियाज़ोव का एक पर्सनल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है, जहां पर वो कैदियों के शरीर पर एक्सट्रीम टॉर्चर्स को अंजाम देता है। रेगिस्तान की शरीर पिघला देने वाली गर्मी, रात की भयानक सर्दी, घातक बीमारियां जैसे टीबी, गैंग्रीन, रूटीन वायलेंस, स्टारवेशन और खाना बस जिंदा रखने जितना ताकि कैदी का शरीर दर्द सह पाए। Guards would beat prisoners while they were handcuffed in a tire or suspended by the wrist. One of the most feared was a punishment known as the flying carpet. My arms aren't normal. Before I was tortured, my arms were straight. इस प्रिजन के अंदर सॉलिटरी सेल्स बने हैं जहां पर इंसानों के नाम पर सिर्फ ड्यूटी आवर्स में गार्ड्स दिखते हैं, बाकी वक्त ऐसी खामोशी जो दिमाग की दीवारें अंदर से तोड़ दे। कुछ सेल्स पूरी तरह से अंधेरे में और कुछ के दीवार तो अंदर से दबे हुए, जहां आदमी सीधा खड़ा भी नहीं रह पाता है। ओवरदान डीपे कैदियों को मार के नहीं मारता, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है, याददाश्त से पहले पहचान से और पहचान से पहले उम्मीद से। 2002 के बाद जब कू अटेम्प्ट का हवाला देकर पुराने नेता, जर्नलिस्ट और डिसेंटर्स को पकड़ा गया, तब उन सभी को इसी रेगिस्तान में दफन कर दिया गया। Так называемого покушения 2002 года министры, замминистры, много людей, которые известных людей, бизнесмены, всех их подвергают, конечно। 29 दिसंबर को बोरिस शिखमुरादोव भी इसी जेल में कैद हुए थे और आज तक कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसे सडन डिसअपीयरेंसेस तुर्कमेनिस्तान में एक आम बात हो चुकी है, मगर सवाल ये उठता है कि नियाज़ोव ये आखिर कैसे कर पाया? आखिर तुर्कमेनिस्तान की आवाम ने बगावत क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि नियाज़ोव ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अपनी जनता को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, फिजिकली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली। ये लोगों को अपना गुलाम बनाने का ऐसा सिस्टमैटिक खेल था जिसकी सबसे पहली चाल थी लोगों का फिजिकल कंट्रोल। तुर्कमेनिस्तान में आज तक लोग खुलकर एक शहर से दूसरे शहर नहीं घूम सकते। अगर आप अशगाबाद के रजिस्टर्ड रेसिडेंट नहीं हो तो आप वहां पर नहीं रह सकते। होटल्स लोकल्स को रूम्स तक नहीं देते विदाउट पुलिस क्लियरेंस, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वहां पर आईडी चेक्स कंपलसरी है। देश के बाहर जाना है, पासपोर्ट्स मिलने में बहुत डिलेज होंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। Can't travel here without a pre-approved visa and pre-arranged tour guide for the entire length of your stay. Now, you would not believe how difficult it's been to book this flight today on Turkmenistan Airlines. They really don't like people trying to book their flight. और अगर मिल भी जाए तब भी एयरपोर्ट पर बॉर्डर पुलिस किसी को भी लास्ट मोमेंट पर रोक सकती है। यहाँ एक स्पेशल ब्लैकलिस्ट भी निकलती है जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के परिवार के या फिर उन लोगों के नाम होते हैं जो बिना अप्रूवल के फॉरेन स्टडीज या वर्क के लिए गए हो। बेसिकली यहाँ पर पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, आपकी वफादारी का सर्टिफिकेट है जिसे स्टेट जब चाहे कैंसिल कर सकती है। अच्छा, नियाज़ोव ये बात भी अच्छे से जानता था कि शरीर से कहीं ज्यादा खतरनाक दिमाग होता है। अगर सही इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो तो इंसान कैद में भी अपनी सोच से आजाद हो सकता है। इसीलिए पावर एस्टैब्लिश करने के लिए उसकी अगली चाल थी इंफॉर्मेशन कंट्रोल। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, VPN, सब कुछ बैंड। न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो सब सिर्फ सरकारी कहानियां दिखाते थे। Turkmenistan television dedicates itself to pumping out pictures of the president and political propaganda, overseeing the broadcast of television executives who also know how to flatter. फॉरेन मीडिया, रशियन चैनल्स और बाहर की किताबें पूरी तरीके से बैन कर दी गई।
लेकिन सिर्फ एक किताब ने नियाज़ोव का काम एकदम आसान कर दिया। उसने लोगों के दिमाग में वही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जो वो चाहता था। रूहनामा, एक ऐसी किताब जिसको खुद नियाज़ोव ने ही लिखा था और जिसमें उसने तुर्कमेनिस्तान का मनगढ़ंत इतिहास, उसकी खुद की कहानी लिखी। और साथ ही में इसी रूहनामा को नियाज़ोव ने एक डिवाइन किताब बना दिया और पूरे देश में यह ऐलान कर दिया कि अब से जो भी इस किताब को 3 बार पढ़ेगा वही जन्नत जाएगा। इस बुक से वो इतना खुश था कि उसने खुद को ही नेशनल अवार्ड फॉर लिटरेचर दे दिया और यह आदेश दे दिया कि स्कूल्स, ऑफिसेस, मॉस्क्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, सेस, सब जगह पर यही किताब पढ़ाई जाएगी और इसी पर एग्जाम लिया जाएगा। नतीजन, अब बच्चे रोज इस किताब के चैप्टर्स रटते थे। सिविल सर्वेंट्स को एग्जाम्स में रूहनामा के वर्सेस याद करने पड़ते थे और इमाम्स को मस्जिद में भी इसी से नमाज पढ़ने बोला जाता। इसके बाद अशगाबाद में एक विशाल रूहनामा स्मारक बना दी गई, जहां पर हर शाम 8 बजे लाउड स्पीकर से उसके चैप्टर सुनाए जाते। जल्द ही एक ऐसा टाइम आ गया जब तुर्कमेनिस्तान के नोट्स पर, बिल्डिंगों पर, मॉस्क्स पर, हर जगह पर सिर्फ रूहनामा के वर्सेस लिखे गए, जैसे वो नियाज़ोव की नहीं बल्कि स्वयं भगवान की ही वाणी हो। क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये जनता की पहचान बदलने का एक जरिया था। आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग। न्यूरोसाइंस के मुताबिक अगर कोई भी मैसेज रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के साथ बार बार दोहराया जाए तो वो संदेश सोच से आस्था और आस्था से पहचान बनने लगती है। रूहनामा के जरिए नियाज़ोव अच्छी सोच या धर्म नहीं सिखा रहा था, वो लोगों की पहचान बदल रहा था। अब उसके देश के लोग सिर्फ रूहनामा पढ़ नहीं रहे थे, वो रूहनामा बन चुके थे। मगर नियाज़ोव का असली मकसद तो सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि लोगों की सोच पर राज करना था। तो अगला कदम, पूरे देश के हर चौक पर उसके स्टैचूज, हर दफ्तर में नियाज़ोव के पोर्ट्रेट्स और एक 24 कैरेट सोने का स्टैचू बनाया गया जो सूरज के साथ घूमता था, ताकि हर वक्त नियाज़ोव के चेहरे पर चमक बनी रहे, जैसे वो कोई कल्ट लीडर हो। ये इंसान इतना बड़ा नार्सिसिस्ट था कि उसने महीनों और दिनों के नाम तक बदल दिए। जनवरी को बना दिया तुर्कमनबाशी और सितंबर को रूहनामा। अगेन, नियाज़ोव सिर्फ स्टैचूज नहीं बनवा रहा था, वो साइकोलॉजिकल एंकरिंग कर रहा था। ह्यूमन ब्रेन हर दिन विजुअल क्यूज के थ्रू अपना नॉर्मल डिफाइन करता है। अगर हर चौक, हर दफ्तर, हर नोट और हर किताब में एक ही चेहरा हो तो धीरे धीरे वही चेहरा हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। और तुर्कमेनिस्तान की रियलिटी कुछ ऐसी थी कि वहां पर नियाज़ोव के बेतुके नियम कानून भी जायज थे। Are all the cars white? Yes. People not allowed to drive a black car. It seems like everywhere I go, someone's telling me to stop filming. Why? What are we hiding here? जैसे ये कुछ कंट्रोवर्शियल रूल्स कि उसने कुत्ते पालने पर भी बैन लगा दिया, स्पेशली कैपिटल सिटी अशगाबाद में, क्योंकि उसे उनकी स्मेल पसंद नहीं आती थी। इवन उसने ऑफिशियली अनाउंस किया कि छोटे बच्चों को गोल्ड टीथ नहीं पहनना चाहिए बल्कि हड्डियां चबानी चाहिए, जिससे दांत स्वस्थ रहते हैं। नियाज़ोव के ही दौर में अशगाबाद को सजाया गया, सफेद मार्बल की बिल्डिंग्स, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स, पूरा शहर सिमेट्रिकल। पर यह ब्यूटिफिकेशन शहर को बेहतर बनाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल डिजाइन था। अशगाबाद को ऐसे बनाया गया कि उसे देखते ही इंसान को एक मैसेज मिले: order, control, perfection. Sometimes he's been happy to force them into exile. Sometimes he's used long terms of imprisonment. But जैसे हम जानते हैं, असली सच तो उससे कोसों दूर था। लेकिन दिसंबर 2006 में तुर्कमेनिस्तान की अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। सपार मुराद नियाज़ोव की अकिस्मत मौत हो जाती है। लोगों को लगा शायद अब बदलाव आएगा, मगर सुबह होने से पहले ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नियाज़ोव के एक पुराने लॉयलिस्ट गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव, जो उनका एक पर्सनल डेंटिस्ट और हेल्थ मिनिस्टर था, को इंटरिम प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। कुछ ही हफ्तों में इलेक्शंस हुए और हेडलाइन वही पुरानी थी। 99.9% जनता ने नए लीडर को वोट दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स इस नई लीडरशिप में भी सिर्फ आदमी बदला था, जंजीरें वही थी, सिस्टम वही था, बल्कि उसे ज्यादा कस दिया गया। I would say it's probably one of the worst places to live in the world. Absolutely no freedom of the press.
absolutely know where you can voice any kind of opinion. You speak openly, even if your face is hidden. It's so dangerous for you and your relative that you cannot speak. J'ai obligé de quitter le Turkménistan parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de l'État. आज 2025 में तुर्कमेनिस्तान को दुनिया के सबसे क्लोज्ड देशों में से एक माना जाता है। फ्रीडम हाउस के फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान का ग्लोबल फ्रीडम स्कोर 1 out of 100 है, विच इज वर्स्ट कैटेगरी। Larımızın adresimi aradığını, işte benim kafamı kesip başkente asmak istediklerini, işte bana işkence yapmak istediklerini. फ्रीडम हाउस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी आरएसएफ ने इसे बॉटम टियर में रखा है। 2023 के एडिशन में 180 देशों में से तुर्कमेनिस्तान का रैंक 176 था। मतलब नियाज़ोव की मौत को आज 19 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी जनता आज़ाद नहीं है और अशगाबाद वो आज भी एक सजे हुए मंच के जैसा है जो ऑडियंस का इंतजार कर रहा है। This park is huge and it's also very, very empty. It's kind of eerie, to be honest, at this point. Cars are staring at us. The guy is just literally staring out the window at us. We want to show as more beautiful as possible. ऐसी ऑडियंस जो देश के अंदर आ ही नहीं सकती और ऐसे एक्टर्स जो कभी मंच से उतर ही नहीं सकते। Suleyman Tuzumbayev, 14 years old, who refused to lose a fight against a member of the dictator's family. Yarışta Utman birincilikte ağam şampiyon bu birincilikte için. Balasından deyip Türkmenistan'ın bayrağını Amerika ko'tarib chiqaman deyip balam prezident bilan salomlashaman deyip. मगर इससे आप और मैं क्या सीख सकते हैं? हम तो तुर्कमेनिस्तान में नहीं रहते, राइट? हम तो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, फ्रीडम है, चॉइसेस है, हम अपनी सोच और विचार से आज़ाद है, राइट? लेकिन क्या सही में तुर्कमेनिस्तान में तानाशाही साफ दिखती है? उसके सुंदर संगमरमर से बने शहरों में, गोल्डन स्टैचूज में, फोर्स्ड लॉयल्टी में, मगर मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिक्टेटरशिप इनविजिबल है एल्गोरिदम्स में, एको चेंबर्स में और ट्रेंडिंग नैरेटिव्स में। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस करना। पूरे वीडियो में तुमने देखा कि सिस्टम्स कैसे रियलिटी को रीराइट करता है। तुर्कमेनिस्तान हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, जिस सिस्टम ने हमारी सोच को कंट्रोल किया उसने हमें कंट्रोल कर लिया। मगर इन्हीं सिस्टम्स का सबसे बड़ा डर क्या है पता है? अवेयरनेस। जिस दिन इंसान हर एक चीज को क्रिटिकली देखना शुरू कर दे, हर चीज में लॉजिक समझना शुरू कर दे, उस दिन कोई भी आपके दिमाग को, आपकी सोच पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। और फिर चाहे वो रूलर हो, एक नैरेटिव हो या इवन एक एल्गोरिदम। एंड दिस इज माय फ्रेंड्स एग्जैक्टली द साइको माइंडसेट। सवाल पूछना, डिफॉल्ट एजम्पशंस को तोड़ना, हर चीज में ये ऐसा क्यों है समझना, एक लॉजिकल और रैशनल इंसान बनना। आफ्टर ऑल यही रियल फ्रीडम है। अगर आप एक डेमोक्रेसी में रहकर भी मन से आजाद नहीं हो तो क्या आप वाकई में आजाद भी हो क्या? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरा ये वाला वीडियो भी जरूर देखना, कोवलून वॉल्ड सिटी वाला। ये एक ऐसा शहर है जो धारावी से भी 10 गुना ज्यादा क्राउडेड है, मगर यहां पर किसी भी देश की सरकार का नहीं बल्कि एक खुफिया कल्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज था। क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दिस वीडियो। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।